चलिए बात करेंगे आज हम लोग पंपकिन की। देखिए बॉटनिकल नेम से शुरू करते हैं। फैमिली तो अभी अपनी कुकुरबिटेसियस वेजिटेबल चल रही है, तो सभी की फैमिली कुकुरबिटेसी होने वाली है। तो कद्दू का बॉटनिकल नेम है कुकुरबिटा मोस्चाटा। कुकुरबिटा मोस्चाटा, ये हो गया भाई इसका बॉटनिकल नेम। ठीक है, फैमिली सेम है जितनी भी अभी तक, जब तक कुकुरबिटेसियस चल रही हैं मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बता दूंगा जैसी वेजिटेबल चेंज होंगी उसकी फैमिली ही बता दूंगा। तो इसकी फैमिली भी क्या है, कुकुरबिटेसी है। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर 40 पाए जाते हैं। ये एक टेट्राप्लॉइड है, तो 2n = 4x = 40 आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वहीं ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इसका ओरिजिन हो गया। अभी इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका हो गया भाई इसका ओरिजिन। इसको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, कॉमन नेम भी इसके काफ़ी सारे हैं, जैसे काशी फल इसको कहते हैं, कॉमन नेम में काशी फल, तो काशी फल के तौर पर इसको जाना जाता है। कद्दू जैसे मैंने कहा वो कहते ही हैं इसको, कद्दू इसको कहते ही हैं। इसके अलावा इसको हम लोग सीताफल भी कहते हैं, हालांकि सीताफल एक और है, उसको भी सीताफल कहा जाता है, लेकिन इसको भी सीताफल कहते हैं। एक सीताफल मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो भी आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा इसको वेजिटेबल ऑफ इमेंस वैल्यू, अच्छा नाम है ये, इसको याद रखिएगा, वेजिटेबल्स ऑफ इमेंस वैल्यू, ये भी इसको कहा गया है, वेजिटेबल ऑफ इमेंस वैल्यू, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे इसका मैच्योर और इमैच्योर दोनों ही तरह के फ्रूट्स हम वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इमैच्योर एंड मैच्योर, इमैच्योर एंड मैच्योर फ्रूट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। इमैच्योर कंडीशन में भी हार्वेस्ट करते हो, अब वो डिपेंड करता है मार्केट में किसकी डिमांड है, तो उस डिमांड के हिसाब से इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, मार्केट में सेल किया जाता है। वैसे तो मैच्योर कंडीशन में भी इसको अपन वेजिटेबल के तौर पर यूज़ कर लेते हैं और इमैच्योर कंडीशन में भी कर लेते हैं। इसमें आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में, येलो और ऑरेंज कलर का इसका फ्लैश होता है। इसमें बीटा कैरोटीन काफ़ी बढ़िया मात्रा में पाया जाता है। येलो ऑरेंज कलर इसमें फ्लैश पाया जाता है, जो कि रिच है बीटा कैरोटीन में। बीटा कैरोटीन जिससे आप सभी जानते हैं विटामिन ए बनता है, यानी ये कैरोटीन प्रीकर्सर है विटामिन ए का। ठीक है, और इस बात का भी ध्यान रखा जाए, मैच्योर फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है ये, मोर इन मैच्योर फ्रूट्स। जितना ज़्यादा मैच्योर फ्रूट होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा बीटा कैरोटीन होगा देन दी इमैच्योर फ्रूट्स। इमैच्योर फ्रूट्स की तुलना में मैच्योर फ्रूट्स के अंदर बीटा कैरोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। बात करते हैं इसकी क्लाइमेट की और सॉइल की। सबसे पहले इसके क्लाइमेट के ऊपर चर्चा करें कि कद्दू को कैसा क्लाइमेट चाहिए। कद्दू जो है वो एक वार्म सीजन की क्रॉप है, इसको लॉन्ग और वार्म ग्रोइंग सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक वार्म सीजन क्रॉप है, इसको लॉन्ग एंड वार्म ग्रोइंग सीजन चाहिए, वार्म ग्रोइंग सीजन, वार्म लॉन्ग एंड वार्म ग्रोइंग सीजन की इसको रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो दिन के समय में 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस बढ़िया टेम्परेचर माना जाता है। दिन का टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग दी डे, और रात में थोड़ा सा कम चाहिए। रात का टेम्परेचर 18 से लेकर के 20 होना चाहिए, 18 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ड्यूरिंग दी नाइट। तो रात के समय में टेम्परेचर 18 से 20 और दिन के समय में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ 18 से लेकर के वहाँ 30 तक ओवरऑल टेम्परेचर इसके लिए बढ़िया माना जाता है। 18 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो आइडियल टेम्परेचर है इसकी ग्रोथ के लिए, आइडियल टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ। बेसिकली 3 से 4 महीने तक यही टेम्परेचर बना रहे तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया रहती है। तो 3 से 4 महीने का, एक मैंने कहा ना लॉन्ग एंड वार्म ग्रोइंग सीजन, तो 3 से 4 महीने तक यही टेम्परेचर रहे।
18 से लेकर के 30 तक, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रूट जो है वो हमको मिलता है। अगर टेम्परेचर यहाँ पर कम जाता है, मान लीजिए टेम्परेचर मैं कहूँ यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे पहुँच जाता है, तो यहाँ पर चिलिंग इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो भी अपना ग्रीन मैच्योर फ्रूट्स होगा उसमें चिलिंग इंजरी यहाँ पर हो जाएगी। कॉजेस चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी टू द ग्रीन मैच्योर फ्रूट। जो ग्रीन मैच्योर फ्रूट्स है उसमें चिलिंग इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चिलिंग इंजरी होने से क्या हो जाएगा, चिलिंग इंजरी होने से एक तो इसका कलर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा और फ्रूट जल्दी खराब होने के चांसेस होंगे, विच रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, विच रिजल्ट इन पुअर कलर, जिससे कलर बहुत बेकार आएगा, और डिके मतलब उसमें सड़न जो है वो जल्दी आएगी, एंड मोर फूड डिके या फ्रूट डिके, मोर फ्रूट डिके, फ्रूट डिके जो है उसके अंदर ज़्यादा होगा, तो चिलिंग इंजरी उसमें ज़्यादा हो जाती है। और अगर मान लीजिए मैं कहूँ टेम्परेचर यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल गया, तो इफ़ टेम्परेचर इज़ मोर देन, क्योंकि 18 से लेकर के 30 हम कह रहे हैं एक नेचुरल टेम्परेचर माना गया है, अगर टेम्परेचर यहाँ पर 40 से ऊपर निकलता है तो फिर फ्लावरिंग पर और फ्रूटिंग पर दोनों पर एडवर्स अफेक्ट पड़ता है इसका, एडवर्स अफेक्ट ऑन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग पर और फ्रूटिंग पर दोनों पर ही इसका एडवर्स अफेक्ट जो है वो हमको देखने को मिलता है। सॉइल की बात की जाए तो सैंडी लोम सॉइल बढ़िया मानी जाती है इसके लिए, या केवल लोम सॉइल हो तो वो भी बढ़िया है, सैंडी टच है तो और अच्छा है, तो सैंडी लोम सॉइल या फिर हम कहें लोम सॉइल, लोम सॉइल जो है वो इसके लिए आइडियल सॉइल है, बेस्ट सॉइल है। पीएच 6.5 से लेकर के 6.8 तक का सबसे बढ़िया पीएच इसके लिए माना गया है। वैरायटीज की बात करें, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटी है उसको देख लेते हैं। देखिए, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में मेंशन जितनी भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो मैं आपको सब यहाँ बता देता हूँ। एक वैरायटी है इसकी बड़ी पॉपुलर, अम्बिली, वैरायटी का नाम क्या है भाई, अम्बिली वैरायटी। एक अर्का चंदन वैरायटी है इसकी, अर्का चंदन एक वैरायटी है। एक इसमें है आजाद पंपकिन 1, वैरायटी का नाम है आजाद पंपकिन 1, क्या हुआ, आजाद पंपकिन 1। और आपका जैसे, एक मिनट, आजाद पंपकिन 1 ठीक लिखो 1। एक CO1 के नाम से है, एक CO2 के नाम से, ये CO1 CO2 तो हर जगह आ जाती है। इसके अलावा एक काशी हरित वैरायटी है यहाँ पर, काशी हरित, ये एक बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा नरेंद्र नाम की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर, जैसे नरेंद्र आभूषण एक वैरायटी है, नरेंद्र आभूषण, नरेंद्र आभूषण ये एक वैरायटी है। एक नरेंद्र अग्रिम वैरायटी है, इसमें नरेंद्र अग्रिम वैरायटी है। एक नरेंद्र अमृत वैरायटी है, नरेंद्र अमृत, ठीक है। नरेंद्र अमृत 4 वैरायटी है एक, नरेंद्र अमृत 4, तो नरेंद्र अमृत है, नरेंद्र अमृत 4 वैरायटी है। एक नरेंद्र उपकार वैरायटी है इसमें, नरेंद्र उपकार, उपकार की स्पेलिंग UPCAR है, ठीक है। इसके अलावा पूसा हाइब्रिड वैरायटी है इसमें, पूसा हाइब्रिड 1, जो कि कहते हैं सबसे पहला हाइब्रिड है इसका, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पंपकिन, कद्दू का सबसे पहला हाइब्रिड है जिसको डेवलप किया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने। और वैसे भी आप पूसा शब्द देख करके वैसे ही कह देना, किसी भी वैरायटी के आगे अगर पूसा शब्द लगा हो दैट मीन्स वो वैरायटी आपकी IERI से डेवलप हुई है। तो पूसा हाइब्रिड 1 लगा दो, पूसा हाइब्रिड 1 ये वैरायटी होगी। इसके अलावा एक पूसा विकास वैरायटी है इसमें, पूसा विकास, ठीक है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। अब पूसा विकास, ये इसके आगे भी पूसा लगा हुआ है, मतलब ये भी न्यू दिल्ली की वैरायटी है। एक और है इसमें पूसा विश्वास, पूसा विश्वास, ठीक है, पूसा विश्वास नाम की एक वैरायटी होगी। एक सारस वैरायटी है इसमें, SARAS, सारस। और सारस के अलावा एक इसमें सूरज वैरायटी है, सूरज,
वैरायटी बहुत है। तो सूरज वैरायटी है इसमें, सूरज वैरायटी को हम लोग CM350 भी कहते हैं, ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए CM350। ठीक है, ये वैरायटी आप लोग याद रखो। एक और लिख लो स्वर्णा अमृत, स्वर्णा अमृत, ये है इसकी कुछ पॉपुलर वैरायटी। ये कद्दू की वैरायटी है, देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वैरायटी है, हो जाएंगी 16-17 वैरायटी हैं। इतनी तो देखो पढ़नी पड़ेंगी, ये भी कम है वैरायटी, तो इससे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सिर्फ हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर की वैरायटी को ही मेंशन किया है, वैरायटी इससे भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट सीड रेट। सीड रेट की बात करें भाई, इसमें कितना सीड रेट चाहिए पर हेक्टर के हिसाब से, तो इसमें कम से कम 6 से लेकर के 7 किलो सीड रेट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, 6 to 7 kg पर हेक्टेयर। इसमें ढेर सारे सिस्टम हैं, अलग अलग मेथड हैं कल्टीवेशन के लिए। जैसे यहाँ पर चैनल और हिल सिस्टम जो कल्टीवेशन का वो बड़ा अच्छा माना जाता है, चैनल एंड हिल सिस्टम। चैनल एंड हिल सिस्टम जो है वो यहाँ पर सबसे बढ़िया मेथड माना गया है कल्टीवेशन का, जो कि काफ़ी यूज़फुल मेथड है और साइंटिफिक मेथड है, मोस्ट यूज़फुल एंड साइंटिफिक, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और साइंटिफिक मेथड है हायर यील्ड के लिए, हायर यील्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक मेथड इसको माना गया है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, चैनल बनाते हैं। तो चैनल जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट हो गया, इस तरफ वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, ये मान लीजिए आपका फील्ड हो गया। तो इस फील्ड में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हम लोगों को ऐसे चैनल बनाने हैं। तो ये ऐसे चैनल बनाए जाते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। इन चैनल की चौड़ाई लगभग 45 सेंटीमीटर रखी जाती है और गहराई 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो यहाँ पर ये जो चैनल बनाए जाते हैं वो 45 सेंटीमीटर चौड़े रहते हैं और 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर गहरे होते हैं। इतने चौड़े यहाँ पर चैनल बनाए जाते हैं और चैनल के बीच की जो दूरी होती है वो 3 से लेकर के 4.5 मीटर तक की रहती है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द चैनल, चैनल के बीच की जो दूरी है वो 3 से लेकर के 4.5 मीटर तक की। यानी एक चैनल ये हो गया, दूसरा चैनल ये हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे बहुत सारे चैनल हो सकते हैं। हर चैनल के बीच में 3 से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी। चैनल की गहराई 25 से 30 सेंटीमीटर रहेगी और चैनल की जो चौड़ाई है वो 45 सेंटीमीटर तक की रहती है। इसी में हम लोग यहाँ पर सीड की सोइंग करते हैं 60 से 70 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर। तो यहाँ पर जो सीड सोइंग रहेगी वो की जाएगी और उसकी स्पेसिंग जो है वो रखी जाती है 60 to 70 सेंटीमीटर, 60 से 70 सेंटीमीटर पर स्पेसिंग यहाँ पर हम लोग रखते हैं। और भी काफ़ी सारे मेथड हैं इसके सोइंग के, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड माना जाता है वो है चैनल एंड हिल सिस्टम। अब इसके अलावा और भी कई मेथड हैं, जैसे सैलो पिट एंड फ्लैट बेड मेथड है, अदर मेथड भी है यहाँ पर, अदर मेथड ऑफ सोइंग, सोइंग के और मेथड है। जैसे कि एक मेथड है शैलो पिट, शैलो पिट एंड, कौन है भाई, रुक जाओ, बंद करना ही पड़ेगा। चलो, तो सैलो पिट एंड फ्लैट बेड मेथड, सैलो पिट एंड फ्लैट बेड मेथड, ये एक इसमें तरीका है। इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर सोइंग कर सकते हैं, ये भी मेथड है। एक डीप पिट एंड ट्रेंच मेथड होता है इसमें, डीप पिट एंड ट्रेंच मेथड, नाम याद रख लीजिएगा बस, सफिशिएंट है। तो डीप पिट एंड ट्रेंच मेथड भी इसमें बढ़िया है। एक माउंड मेथड भी इसमें होता है, MOUND, माउंड मेथड। तो ये टोटल 4 मेथड हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड जो है वो है ये वाला, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल बताई है, वो है चैनल एंड हिल मेथड। NPK पर आते हैं, क्या NPK कितना रखा जाए, 100, 80, 60 सफिशिएंट है, 100, 80 और 60 kg पर हेक्टेयर, इतना आप इसमें NPK रखते हैं। मतलब 100 किलो इसमें नाइट्रोजन रखना है, 80 किलो P2O5 है और 60 किलो यहाँ पर अपन को K2O देना पड़ेगा। अब आते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को देखिए, क्या हार्वेस्टिंग करनी है, कैसे करनी है।
तो बेसिकली कद्दू की जो फसल है वो देखो वैरायटी टू वैरायटी डिफर करती है। वैसे कद्दू की फसल 75 से लेकर के 180 दिन के अंदर मैच्योर हो जाती है। इसके फ्रूट मैच्योरिटी पर पहुंच जाते हैं। रीच द मैच्योरिटी एट 75 से लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो गया 75 से 180 दिन, ये तो बिल्कुल डबल हो गया। तो वो वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन दी वैरायटी, डिपेंड ऑन दी वैरायटी। कोई वैरायटी अर्ली वाली है, कोई लेट वाली है, तो वैरायटी पर और सीजन पर, वैरायटी एंड सीजन इन दोनों बातों पर डिपेंड करती है उसकी हार्वेस्टिंग। तो 75 से लेकर के 180 दिन के अंदर आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग जो होती है वो मैच्योर फ्रूट की भी करते हैं और इमैच्योर की भी करते हैं। तो इमैच्योर की हार्वेस्टिंग होगी वो जल्दी हो जाएगी, मैच्योर की हार्वेस्टिंग थोड़ी सी लेट होती है। और अगर सबसे बढ़िया है तो अब डिमांड क्या है मार्केट में, आप चाहो तो टेंडर ग्रीन स्टेज पर भी इसको हार्वेस्ट कर सकते हो, कैन बी हार्वेस्टेड एट टेंडर ग्रीन स्टेज, बिल्कुल टेंडर ग्रीन स्टेज पर भी इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। साथ साथ में इसको और ज़्यादा मैच्योर होने दो, टेंडर ग्रीन स्टेज का मतलब है इमैच्योर, और इसको पकने दीजिए। राइप स्टेज पर भी इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है ऑन दी डिमांड, कि इसकी डिमांड क्या है, डिमांड ऑफ द मार्केट, मार्केट की और जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड क्या है, उस हिसाब से इसकी हार्वेस्टिंग अपन कर सकते हैं। वैसे तो फुल मैच्योरिटी पर सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका जो ग्रीन स्किन कलर है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए, तब इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो आप। एट फुल मैच्योरिटी, पूरी तरह से जो इसकी मैच्योरिटी है उस पर बेसिकली जो इसका स्किन कलर यानी बाहर से जो ग्रीन कलर होगा इसके स्किन का, ग्रीन, अगर जब तक ग्रीन कलर है तब तक हम कहेंगे कि अभी वो कैसा है, इमैच्योर है। और जैसे ही वो ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन में, रेडिश ब्राउन में जैसे ही वो कन्वर्ट हो गया तो हम कह सकते हैं अब यहाँ पर फुल मैच्योरिटी जो है वो इसकी आ चुकी है। इसके जितने ज़्यादा मैच्योर फ्रूट होगा ना उसको उतने ही लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हो। इनकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर हम यहाँ पर फुल्ली मैच्योर फ्रूट लेते हैं, फुल्ली मैच्योर्ड फ्रूट है, पूरी तरह से मैच्योर एक फल है, तो उसको आप कम से कम 5 महीने तक स्टोर कर सकते हो। कितने महीने तक, 5 महीने तक। 5 महीने तक आप उसे ईजिली स्टोर करके रख सकते हो। और स्टोर करने के लिए 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और कम से कम 70 से लेकर के, या मतलब 70 तक है, 50 से लेकर के 70% तक आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप 50 से 70% और टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, तो 5 महीने तक आप इसे ईजिली स्टोर कर सकते हो। तो स्टोरेबल जो कैपेसिटी है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कद्दू के बारे में कुछ बातें हो गई, ठीक है। इन बातों को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और ये सभी जो नोट्स हैं इनके PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा जो कृषि परीक्षा ऐप है उसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज की जानकारी आपको चाहिए तो वो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।